नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवन एडवांस स्टोरी में। दोस्तों, हम गरीब लोग थे और बेहद मुश्किल की जिंदगी बसर कर रहे थे। ऊपर वाले ने हमसे रोटी तो छीनी ही थी, लेकिन हम उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाजत नहीं दे सकते थे। हम दोनों मियां बीवी बेहद गरीब थे, मगर फिर भी हमने अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। अब हमसे जहां तक मुमकिन हो रहा था, हम बेटी की पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियां बीवी को ये शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, उसी तरह हमारी बेटी की भी दिली ख्वाहिश थी और उसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियां बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर वक्त बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल है और इतनी ज्यादा होती है कि उसे रात रात भर जागना पड़ता है। अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत फख्र होता था। एक तो हम गरीब थे, दूसरा हमने न सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि उसके साथ ही साथ उसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसीलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी, और ये बातें तो सबसे पहले मेरी सास और फिर मेरे देवर और देवरानी ने करना शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपनी जात के बारे में फैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला बदलते या उनके बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार थक-हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, तब यही लोग फख से कहते फिरेंगे कि हमारी बेटी है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है, और सास ससुर भी फख्र से कहेंगे कि उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते हुए थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम से तसव्वुराती खुशियां हम दोनों मियां बीवी एक दूसरे से बांटते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे और दम तोड़ती उम्मीद को फिर से सहारा देकर सहारा करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और F.SC के बाद मेरिट पर उसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। अब 4 साल की और तालीम बाकी थी। उसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज रोज बस और रिक्शे का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोचने के बाद और अपनी बेटी के मशवरे से ये हल निकला था कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज रोज के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर को 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती थी और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैरियत से गुजर गया था और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही कुछ छुट्टियों के बाद उसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, वो हॉस्टल से वापस आने के बाद एक अजीब हरकत करने लगी थी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती कि माँ, मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं उससे ये पूछती कि उसे फिटकरी का क्या करना है, तो वो हर बार यही कहती कि उसे टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा करके कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की ये बात मान लेती और उसे फिटकरी लाकर दे देती।
तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी होने लगी। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और वो कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता था। लेकिन फिर ये भी सोचती कि हो सकता है कोई काम होता ही हो। आखिर को मुझको क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल ने सिर उठा लिया था तो इसलिए इस बार जब बेटी आई तो उसने फिर से तजुर्बे का कहकर फिटकरी मंगवाई। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी थोड़ा घबरा सी गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली, माँ, एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वो सारा ठीक न हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और टीचर कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा है, इसीलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे जवाब ने मेरी तसल्ली कर दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवाल खत्म हो गए थे। मैं खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी थी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की जब सफाई की तो वहां एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज देखने के बाद से मेरा अपनी बेटी पर वो आंखें बंद करके किया गया भरोसा टूटने लगा था। आखिर को कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल भी पैदा होता था कि आखिर जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के वहम और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का कैसे पता लगाऊं। बेटी से तो कुछ पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी भी मुझे सच नहीं बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती और मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया था और मैं खुश हो गई थी। हाँ, वाकई मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती थी। मैं फौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख उस रोड की तरफ था जहां पर एक लाइन में बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से एक काले रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। ये शेख साहब का घर था, लेकिन शेख ये सिर्फ नाम के ही थे। वैसे बहुत नेक और बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा था। शेख साहब की भी एक ही बेटी थी जो मेरी ही बेटी की उम्र थी। वो भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहां मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन ये हॉस्टल में नहीं रहती थी, बल्कि रोजाना ही आती जाती थी। शेख साहब रोजाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को हॉस्टल लेकर जाते थे। मैं शेख साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया था क्योंकि मैं चंद बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने उनके घर दिखाया था। शेख साहब की बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई वो परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वो चीज भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। शेख साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे देखते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नजर रखेगी और उसकी सारी सरगर्मियों से मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे ये भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते ये कहकर मुझसे फिटकरी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। ये सुनकर वो भी हैरानी से बोली थी, नहीं आंटी, हमें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। मेरी परेशानी में यकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे।
मेरी गैर हालत देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फिक्र न करूं, वो जरूर असल बात मालूम कर लेगी, और अगर कोई बात गलत हुई तो मेरी बेटी को बाज रखने की भी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा था कि वो चीज वही वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वो मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को ये शक न हो कि हमें किसी बात का इल्म हो गया है। मैंने ऐसा ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैर की दुआएं मांगना। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत बेचैनी से हफ्ते के गुजरने का इंतजार था, ताकि मेरी बेटी की हॉस्टल से छुट्टी हो और मेरी बेटी घर आए तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर हो। करके वक्त गुजर ही गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई थी। मैंने अपनी बेटी का सर से पैर तक जायजा लिया था, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली उसके अंदर नजर न आई थी। वो बिल्कुल पहले जैसी थी, उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। बेटी के कमरे से जब से वो चीज मिली थी, मेरे दिल में शक का बीज आ गया था। बेटी ने फिर मुझसे ये कहकर फिटकरी मंगवाई कि उसे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बिना उसे फिटकरी लाकर दे दी थी। मैं खामोशी से शेख साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात उसे इस दौरान मालूम हुई है वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब शेख साहब की बेटी हमारे घर आई तो मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा कि बेटी को जगाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत तो बिल्कुल नहीं की थी। वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी? मैं हैरान और परेशान सी सोच में गुम थी। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो दुनिया में तो बदनामी और जिल्लत था ही, इसमें आखिरत की भी 100% बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी, अब इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात चुपके से अपनी बेटी के कमरे में सो जाएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर से 1 हफ्ते का इंतजार करना था और मैं भी मजबूरन इंतजार करने लगी। अगले हफ्ते जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो बातें मुझे शेख साहब की बेटी ने बताई हैं वो सब झूठ हों और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर न दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करें। मगर इस बार मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी आंखों के सामने सच साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत अजियत में गुजारी थी। शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई न कोई हल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी समझने की सलाहियत मानो फालिज हो गई थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो धंसती जा रही थी शायद उससे निकल सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस सारे मामले को पोशीदा ही रखूंगी और शेख साहब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जैसे उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से आगाह किया, वैसे ही अब मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से शेख साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहां से न निकाला गया तो उसकी मौत भी मुमकिन थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी जैसी कई और लड़कियां भी इस दलदल में धंस चुकी थीं
और मुझ अकेली के लिए ये मुमकिन नहीं था कि उनकी मदद की जाए, उन्हें इस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था कि इस सब में हमें एक बड़े और बाख्तियार इंसान की मदद की जरूरत थी, और हमारे सामने उस वक्त शेख साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए शेख साहब से बात करने का फैसला किया था और उनके पास जाकर उन्हें सारे मामले से आगाह कर दिया था। शेख साहब सुनते ही तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराजगी का इजहार करने लगे थे। मुझे खदशा हुआ कि कहीं शेख साहब मदद करने से इनकार ही न कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख साहब के दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसीलिए वो मदद करने पर आगे हो गए थे। मामला संगीन था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसीलिए इस मसले का हल भी खामोशी से ही करना था। इसलिए शेख साहब ने सबसे पहले अपने असरोर सूख से राबिता किया था और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के आला ओहदेदार को फोन किया था। उन्हें सारी बात बताते हुए इस मसले पर तहकीक करने की दरख्वास्त की थी। ताल्लुकात का पास रखते हुए वो पुलिस का ओहदेदार मान गया था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले सच सामने आए थे। उन्होंने अक्ल से काम लिया था। शेख साहब ने अपनी बेटी को भी उस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। बहरहाल एक तालीमी इदारा नजर आने वाली ये इमारत हरगिज इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते, और शेख साहब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था। पुलिस ने और किसी भी फर्द का नाम आए बिना अपनी मुकम्मल तहकीक करके एक मजबूत केस कॉलेज की इंतजामिया और करता धरता दूसरे असातिदा के खिलाफ तैयार किया था, ताकि कोई भी मुजरिम बचकर न निकल सके और जो कौम के इन नौजवानों को गुमराही का शिकार करें, उनके लिए कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए थी। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब चूंकि मामला ज्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सका था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामले से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरे शौहर चंद पल तो कुछ बोल ही नहीं सके थे, और जब उनके होश बहाल हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही नशे के इस्तेमाल से आधी मौत को पहुंच चुकी थी, मार को सहन ही नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतने शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ करने पर तैयार ही नहीं था। उसे जब मैंने कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, और हमारी तो थी भी इकलौती बेटी। सख्त दिल पिघल गया था और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए थे। यहाँ पर एक बार फिर शेख साहब ने रहने की मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज्यादा माली मदद भी की थी, और धीरे धीरे हमारी बेटी सेहतयाब होने लगी। वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफी मांगती थी। हम तो माँ बाप थे, हमने उसकी माफी मांगने से पहले ही उसे माफ कर दिया था, लेकिन इसका अब क्या फायदा था? मुस्तकबिल तो तबाह हो चुका था, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। उस पर खर्च करने के लिए हमारे पास ज्यादा रकम नहीं थी, और न ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की, तो मुझे उस रोज सफाई करते हुए कुछ पुड़िया नजर आईं। आखिर वो सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ऐसी चीज खरीद कर ही नहीं दी थी। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो सारी नशे की पुड़िया थी और उन पर पिसी हुई फिटकरी इस तरह से छिड़की हुई थी कि खोल कर देखने पर वो फिटकरी ही लगती थी। नशे का मेरी बेटी से क्या काम? क्या ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती हैं? बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं शेख साहब की बेटी के पास चली गई थी। लेकिन उसने मुझे बताया कि नशे तो क्या, उन्हें तो कभी फिटकरी की भी जरूरत पेश नहीं आती थी। ऐसे में मेरी परेशानी में इजाफा हो गया था
और मुझे परेशान देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब उसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया तो सुराग हाथ लग गया था। जो बात उसे मालूम हुई उसने सब कुछ मुझे बता दिया और साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुपकर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का करती क्या है। जैसे मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया अपने नीचे होने वाले नशे के धंधे से बेखबर थी। और अफसोस की बात ये थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद असातिदा के साथ साथ चौकीदार भी इसमें मुलव्विस थे। वो खुलेआम नशे का कारोबार करते थे और तलबा को नशे की लत लगाते थे। उनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां ही होती थी, जिन्हें फिर नशे में बेसुध करके वो जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसों का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और अब नशा किए बगैर वो नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर ये था कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की तलबा इस नशे का शिकार हो चुकी थी और उनका इस्तेमाल करते हुए जुर्म पेशा लोग खूब अपना धंधा चमका रहे थे। मेरी बेटी वैसे तो अखलाकियात, इंसानियत, अपने वालदैन का ख्वाब और उनकी कुर्बानियां सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी कि सीधे तौर पर हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए जो भी नशे की पुड़िया घर लाती वो फिटकरी पीस कर इस तरह मिला देती कि देखने पर नशा नजर न आए और उसका नशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वो मुझसे मेडिकल के तजुर्बे का कहकर फिटकरी मंगवा लेती थी और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीस कर नशे की पुड़ियों में डाल रही थी। इस तरह न तो वो कॉलेज में पकड़ी जाती थी और न ही घर पर, लेकिन उसी रोज मेरी बेटी गलती से वो पुड़िया घर पर भूल गई थी और फिर खोलते खोलते सारी हकीकत खुलती चली गई थी। लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था। अब वो बहाल हो चुकी है, उसने नशा भी छोड़ दिया है, लेकिन उसके डॉक्टर न बनने की वजह से मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आज भी ताने देकर हमारा दिल जलाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।